दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर के जीके जीएस ब्रह्मास्त्र बैच का रिवीजन क्लास, जिसमें कि हम बायोलॉजी की क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज से स्टार्ट होगी आपकी पॉलिटी की क्लास। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पॉलिटी की क्लास में सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस के बारे में कि हम क्या क्या पढ़ेंगे इस क्लास में। संवैधानिक विकास, संविधान के बारे में सामान्य जानकारी, जिसमें अनुसूची, विदेशी स्रोत और महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में पढ़ा जाएगा। फिर है प्रस्तावना, महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देखेंगे। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को पढ़ा जाएगा। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, राज्य विधान परिषद, उच्च न्यायालय, प्रमुख आयोग, स्थानीय स्वशासन और विशेष उपबंध, राजभाषा, आपात उपबंध और संविधान संशोधन और विविध के प्रश्नों को देखेंगे हम लास्ट में। चलिए शुरू करते हैं पहली टॉपिक, जिसमें पॉलिटी की पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड को देखते हैं। मनुष्य की उत्पत्ति लगभग 40 लाख वर्ष पहले मानी जाती है। पहले आदिमानव कच्चा मांस खाकर रहते थे, जानवरों की तरह। उसके बाद धीरे धीरे आविष्कार हुआ आग का। पत्थरों से आग का आविष्कार किया आदिमानव ने। मांस को पकाकर खाने लगे। पहिए का आविष्कार हुआ। धातु का आविष्कार हुआ, सबसे पहले तांबा धातु, फिर कांसा, फिर लोहे का आविष्कार हुआ है। औजार का प्रयोग करने लगे आदिमानव, जिससे खेती करने में आसानी हुई। खेती करने की वजह से उन्हें अस्थायी निवास लेना पड़ा। फिर अधिशेष यानी खेती करने के बाद अनाजों के बंटवारे में उन्हें सुरक्षा, संपत्ति और वितरण में आपस में लड़ाइयों को रोकने के लिए व्यवस्था करनी पड़ी, जिसे नाम दिया गया राज्य। राज्य के अंतर्गत भूमि, जनसंख्या और सरकार आती है। उस राज्य के संचालन हेतु दस्तावेज बनाए गए, जिसे संविधान कहा गया। आइए देखते हैं संविधान के बारे में। किसी भी राज्य की नीति शासन के संचालन के लिए आवश्यक दस्तावेज को संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। आगे देखते हैं संविधान के बारे में। संविधान का निर्माण, संवैधानिक विकास कैसे हुआ, तो 1773 से लेकर के 1950 के संवैधानिक विकास को हम पढ़ेंगे क्रम से। सबसे पहले आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। इन सभी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले क्रम को देख लेते हैं। 1813 में चार्टर एक्ट आया, 1833 में चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट और 1858 में भारत शासन एक्ट यानी गवर्नमेंट एक्ट आया। चार्टर एक्ट का मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, और भारत शासन का मतलब है ब्रिटिश सरकार का शासन। यदि आप कहीं भी देखेंगे चार्टर, तो इसका मतलब है उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। और ये कहीं भी आपको वर्ड दिखता है भारत शासन अधिनियम, तो उस समय ब्रिटिश सरकार का शासन था। 1861 का जीआई एक्ट भी पढ़ेंगे हम, 1892 का जीआई एक्ट, 1909 मार्ले मिंटो एक्ट, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट पढ़ा जाएगा, 1935 का भारत शासन अधिनियम यानी जीआई एक्ट पढ़ेंगे। फिर 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम। सबसे पहले हम देखेंगे सन 1600 इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि भारत में आई, पूर्व के साथ व्यापार की अनुमति इसने प्राप्त किया। भारत में व्यापार करने का शुरुआत में 15 साल के लिए। अगला डेट है 23 जून 1757, प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। प्लासी का युद्ध बंगाल वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे क्लाइव, जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई और बंगाल के नवाब हार गए। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। इसमें बंगाल, अवध और मुगल एक साथ थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ये युद्ध हुआ, जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी रही। इसके नेतृत्वकर्ता हेक्टर मुनरो थे।
1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। बक्सर के युद्ध के उपरांत इलाहाबाद की संधि की क्लाइव के नेतृत्व में यह किया गया, जिसमें बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्टियस को माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देंगे। बंगाल में दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया और व्यय, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा ये बंगाल के नवाब को दिया गया। इसे द्वैध शासन कहते हैं। राजस्व यानी आय का स्रोत ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पास रखी और व्यय, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि यह नवाब को दी। द्वैध शासन का अंत किया वारेन हेस्टिंग ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के साथ साथ राजनीति भी करने लगी, जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी नियंत्रित करने के लिए लेके आई 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट। इस समय पीएम थे लॉर्ड नॉर्थ। बंगाल में गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का फर्स्ट गवर्नर क्लाइव को चुना गया। नोट पॉइंट देखते हैं। बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग है और बंगाल के फर्स्ट गवर्नर क्लाइव है, ध्यान दीजिएगा। यदि गवर्नर पूछा जाए तो क्लाइव और गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो वारेन हेस्टिंग। 1774 का कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें फर्स्ट सीजे एलिजा इम्प्रे चुने गए। बंगाल के गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 4 सदस्य चुने गए। इसके बाद देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जिसमें ब्रिटिश शासनकाल के दौरान पीएम थे विलियम पिट। कार्य को पृथक कर दिया गया। राजनैतिक कार्य को और व्यापारिक कार्य में ये 2 भागों में कार्य को पृथक किया गया। राजनैतिक कार्य को बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सौंपा गया और व्यापारिक कार्य को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सौंपा गया। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बीओसी कहते थे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बीओडी। बीओडी और बीओसी का द इंड यानी समापन हुआ 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। तीसरा देखते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें शिक्षा के लिए सबसे पहली बार 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। चीन और चाय को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ईसाई मशीनरी अनुमति प्रदान की गई। धर्म की प्रचार प्रसार के लिए ईसाई मशीनरियों को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये थोड़ा आपको टफ लगेगा, लेकिन पॉलिटी पढ़ने से पहले अगर यदि आप इसे समझ लेते हैं तो आपको आसानी होगी। कई बार सब लोग इसे स्किप कर देते हैं। 1833 के चार्टर एक्ट को देखते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। फर्स्ट गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक चुने गए। ईस्ट इंडिया कंपनी में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। विधि आयोग की स्थापना हुई। मैकाले इसके अध्यक्ष बनाए गए। दास प्रथा का समापन हुआ। इस एक्ट के तहत उन्मूलन 1843 में एलिन बरो के द्वारा किया गया। फिर आया 1853 का चार्टर एक्ट, जिसमें सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह अंतिम चार्टर था। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। यानी कि 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। इसके बाद 1858 में चार्टर एक्ट आया, जिसमें महारानी विक्टोरिया का शासन शुरू हुआ। इलाहाबाद में घोषणा पत्र सुनाया गया। कैनिंग ने इस घोषणा पत्र को सुनाया 1 नवंबर 1858 को, जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके क्राउन का शासन स्टार्ट किया गया। गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर वायसराय का पद लाया गया। फर्स्ट कैनिंग थे। भारत परिषद का गठन। इस समय भारत सचिव में 15 सदस्य चुने गए। अंतिम मुगल सम्राट पद को समाप्त कर दिया गया, यानी मुगल सम्राट के पद का द एंड कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भी समापन कर दिया गया।
नोट पॉइंट देखते हैं। बंगाल के फर्स्ट गवर्नर क्लाइव थे। आप इस पॉइंट को अवश्य ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, तो आप इसे अवश्य ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं। बंगाल के फर्स्ट गवर्नर क्लाइव थे। बंगाल के अंतिम गवर्नर और बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। आप इन दोनों पॉइंट्स को एक साथ ध्यान देंगे, याद रखेंगे तो आपको आसानी होगी। जो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे वही भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल बने, जिनका नाम विलियम बेंटिक है। अगला है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और वही भारत के पहले वायसराय बने, इनका नाम कैनिंग है। 1861 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसमें विभागीय प्रणाली यानी पोर्टफोलियो सिस्टम चालू किया गया। अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। जेम्स विल्सन ने सबसे पहले बजट प्रस्तुत किया। 1861 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1892 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली स्टार्ट की गई। इसके बाद आया 1909 का एक्ट, जिसे मार्ले मिंटो एक्ट कहा जाता है। मार्ले भारत सचिव था और मिंटो वायसराय था। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई मुसलमानों के लिए। 1909 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान देंगे। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की स्टार्ट की गई 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट के तहत। नोट पॉइंट देखते हैं। कार्यकारिणी में शामिल किया गया फर्स्ट भारतीय सत्येंद्र सिन्हा थे, इन्हें विधि सदस्य बनाया गया। मिंटो ने कहा, हम नाक के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा, यह मिंटो का कथन था। अगला पॉइंट देखते हैं। बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार इसके तहत प्रदान किया गया। गांधी जी ने इसे सर्वनाश करने वाला अधिनियम कहा, यानी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1909 के अधिनियम को गांधी जी ने क्या कहा, तो गांधी जी के द्वारा कहा गया सर्वनाश करने वाला अधिनियम 1909 का अधिनियम है। अगला एक्ट है 1919 का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1909, 1919 और 1935 का अधिनियम बेहद इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आइए देखते हैं 1919 के एक्ट को। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। मॉन्टेग्यू उस समय भारत का सचिव था और चेम्सफोर्ड वायसराय था। प्रांत में द्वैत शासन की शुरुआत की गई। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें जीएस में इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं 1919, 1935 के अधिनियम से, तो आप इसे विशेष तौर से ध्यान देंगे। प्रांत में द्वैत शासन की शुरुआत की गई, जिसमें कि विषय आरक्षित और हस्तांतरित रखे गए। आरक्षित में आय और हस्तांतरित में व्यय था। कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया आरक्षित श्रेणी में और हस्तांतरित में मंत्री पद का। आरक्षित में राजस्व, वित्त और पुलिस को रखा गया और हस्तांतरित में शिक्षा और स्वास्थ्य के विषय को रखा गया। केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली लाई गई। राज्य परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट और केंद्रीय विधानसभा यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें कि राज्य परिषद में 60 सदस्य 5 साल के लिए चुने गए और केंद्रीय विधानसभा में 145 सदस्य 3 वर्ष के लिए चुने गए। लोक सेवा आयोग का गठन की सिफारिश की गई ली आयोग की सिफारिश पर। 1926 में इसका गठन किया गया। फर्स्ट अध्यक्ष सर रोस वर्कर चुने गए। 10 साल बाद समीक्षा के लिए आयोग बनाया गया, यानी 1919 की समीक्षा के लिए आयोग बनाया गया, जिसे साइमन कमीशन आयोग नाम दिया गया था। इसलिए 10 वर्ष के बाद 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था और साइमन कमीशन भारत आया था। चलिए इसके बाद आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिटी की क्लास को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप
आप कुमार गौरव सर की फुल पत्ती वाली क्लास का फटाफट रिवीजन 10 मिनट में करना चाहते हैं तो कल से आपको ये क्लास अवेलेबल होगी इस चैनल पर।